एपिसोड 601 टू 610। अध्याय 601 155 अत्यंत मार्मिक भावुकता के लिए कोई जगह नहीं। अंडस्को 5 मौन। यूनिया के दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया जब उसने गर्मागर्म ताज़ा खाए हुए सूप के पकौड़ों के बारे में सोचा और उसके मन में एक अप्रत्याशित उत्तर उभर आया। सूप के पकौड़े ठंडे होने पर खराब लगते हैं, इसलिए। यूनिया गुस्से में दौड़ी और उसे जोर से घूंसा मारते हुए बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? चीजों को गर्म रखने के कई तरीके होते हैं। तुम कोई मोटी चमड़ी वाला सूअर तो नहीं हो जो गर्मी सहन कर सके। फिर भी तुम जलकर मर क्यों नहीं गए? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी धागे से मोती गिर रहे हों। यान सोंग उसे रोते हुए देखकर घबरा गया। मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यूनिया ने अपने आंसू पोंछे और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम सूअर हो? यान सोंग ने झट से अपना हाथ उठाया, मैं एक सूअर हूं। यूनिया उसकी इस हरकत से खुश होकर जोर से हंस पड़ी और यान सोंग ने यूनिया को हंसते हुए देखकर राहत की लंबी सांस ली। बेवकूफ! यूनिया ने उसके कपड़े फाड़ दिए, मेरे लिए इन्हें उतार दो। इस बार यान सोंग ने सहयोग किया और बड़ी कुशलता से अपने कपड़े उतारकर अपने नंगे ऊपरी शरीर को प्रदर्शित किया। ये कहना ही पड़ेगा कि यान सोंग का शरीर वाकई बहुत आकर्षक था। उसकी छाती की मांसपेशियां सुविकसित थीं और उसके सिक्स पैक एब्स बेहद सेक्सी थे। हालांकि उसकी छाती पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। यूनिया ने उसे हल्के से छुआ तो यान सोंग ने भौहें चढ़ा ली और दबी हुई आह भरी। यूनिया ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें पता चला कि दर्द होता है, फिर भी तुम मर क्यों नहीं गए? यान सोंग ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ऐसे समय में भी तुम शब्दों के जादूगर हो। मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि यूनिया ने ये कहा, फिर भी उसने जले हुए हिस्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि वहां दो बड़े छाले थे जिनका तुरंत इलाज करना जरूरी था। मैं पहले फफोलों को कीटाणुरहित करके फोड़ दूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर जरूरी सामान ले आती हूँ। वह उठी और चली गई और थोड़ी देर में एक छोटी सी मेडिकल किट लेकर लौटी। एहतियात के तौर पर उसने एक बहुउपयोगी मेडिकल किट तैयार रखी थी जो किसी भी आपात स्थिति और पट्टी बांधने की जरूरत के लिए तैयार थी। यूनिया ने एक कीटाणुरहित सुई निकाली और छाले पर निशाना साधते हुए उसकी ओर देखा और कहा, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा सहन करो। यान सोंग मुस्कुराया, एक आदमी के लिए थोड़ा सा दर्द क्या मायने रखता है? यान सोंग ने शुरू से अंत तक एक पल के लिए भी भौहें नहीं चढ़ाईं। यूनिया ने दवा लगाने और पट्टी बांधने के बाद कहा, 2 दिन में पट्टी बदलना याद रखना, कहीं निशान न पड़ जाए। पुरुषों के शरीर पर निशान होना सामान्य बात है ना? यान सोंग ने अपनी भौहें उठाईं और यूनिया का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया जहां हल्के काटने के निशानों की एक पंक्ति थी। अब वे निशान आंखों से मुश्किल से दिखाई देते थे, लेकिन छूने पर उनका एहसास होता था। याद है, जब हम बच्चे थे तब तुमने मुझे यहाँ काटा था। उस पल मुझे लगा, क्या ये छोटी बच्ची कुत्ता है? ये तो इतनी जोर से काटती है। 3 दिन तक दर्द होता रहा। ये निशान जिंदगी भर रहेगा। अब भी तुम में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैं स्ट्रैपलेस कपड़े नहीं पहन पाए हूं क्योंकि तुमने मुझे कांटे से गोद दिया था। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी तब मुझे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि कांटा मेरे दिल को लगने से बस थोड़ा ही दूर था। यान सोंग ने उसे इतनी कसकर गले लगाया कि यूनिया लगभग सांस ही नहीं ले पा रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। वह बार बार माफी मांगता रहा। बचपन की उस घटना के लिए वह एक बुरे सपने जैसा था जिसे वह दोबारा जीना नहीं चाहता था। उसने उस लड़की को दुख पहुंचाया था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था और जब भी वह इसके बारे में सोचता उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन करता था। तो अब मैं उस कर्ज को चुकाने आया हूं। अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो मैं निश्चित रूप से 11 साल पीछे जाता और उस बदमाश लड़के को मेरी प्रेमिका को मारने की हिम्मत करने के लिए सबक सिखाता। मैं उससे बुरी तरह पीटता। यूनिया को अपनी नाक में जलन महसूस हुई। मैं उस समय उससे बहुत नफरत करती थी। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। दुनिया में ऐसा घृणित व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह घाव आज भी दर्द करता है। ये निशान जिंदगी भर रहेगा, आप जानते हैं। एक बार चोट लग जाए तो उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए भाई यान, ये सचमुच एक चमत्कार है कि हम साथ हैं। यान सोंग ने उसे कसकर गले लगाया। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नियति थी। हमारे बीच का बंधन बचपन में ही बन गया था। दरअसल मैं तुम्हें तब पसंद करता था लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करती थी। मैं बहुत निराश हो गया था।
तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने जानबूझकर वो बातें कहीं, मुझे एहसास नहीं था कि इससे तुम नाराज हो जाओगी। तो ये सब उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। यूनिया को हंसी और उदासी का मिलाजुला एहसास हुआ। इतने वर्षों बाद अतीत के बारे में विस्तार से सोचना स्वाभाविक रूप से मार्मिक था। तुम सिर्फ 6 साल के थे और पहले से ही इतने शातिर थे। जब इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो ये भयावह लगता है। क्या मैं थोड़ी चालाकी के बिना तुम्हारा पीछा कर सकता था? वह वास्तव में इसमें सफल हो गया था और अब वह नखरे दिखा रहा था। अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है। ऐसे बलिदान से आसानी से बच निकलने की उम्मीद मत करो। यूनिया ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन यान सोंग ने उसे कसकर पकड़ रखा था। यान सोंग ने उसके कान में फुसफुसाया, जब तक तुम ब्रेकअप की बात नहीं करती तब तक तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। जब वह बोल रहा था, उसकी गर्म सांसें यूनिया की गर्दन पर पड़ रही थीं, जिससे उसे गुदगुदी हो रही थी और उसके शरीर में एक झंझनाहट दौड़ रही थी। वह बदमाश मीठी मीठी बातें फुसफुसाते हुए उसके कान की लोब को हल्के से कुतर भी रहा था, और यूनिया को उसकी बाहों में पिघलने में जरा भी देर नहीं लगी। अध्याय 602 155 अत्यंत मार्मिक भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता _ 6। तुम ऐसे मत रहो। उसके बाकी शब्द उसके चुंबन में डूब गए। वह बहुत कोमल था और उसने बेहद देर तक प्यार से चुंबन किया। पहले तो यूनिया ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसमें खो गई। दोनों उस पल में डूब गए। सारी नाराजगी और झगड़े मानो हवा में गायब हो गए। जैसे ही यान सोंग आगे बढ़ने लगा, यूनिया ने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया। रुको, चाची दी और मियाओ मियाओ बाहर हैं। ये सोचकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि जब वह ऐसे कामों में मग्न होंगे तब वे दोनों दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही होंगी। यान सोंग उसके ऊपर लेटा हुआ था, उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी नंगी पीठ पर फिर रही थीं। वह हंसते हुए बोला, मियाओ मियाओ हमें सुन नहीं सकती, आंटी डी रसोई में है और मैंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया था। यह अभी भी ठीक नहीं है। यूनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं अभी भी गुस्से में हूं, इसलिए इसे और आगे बढ़ाने के बारे में मत सोचो, मुझसे दूर हटो। जब यान सोंग ने देखा कि वह गंभीर है तो वह करवट बदलकर उसके बगल में लेट गया। ठीक है, मैं हार मानता हूं। यूनिया उठकर बैठ गई और अपने लंबे बालों को सीधा किया। उसका रूप बेहद मनमोहक और मोहक था, जिससे यान सोंग की निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, राजधानी शहर के लिए मेरी उड़ान कल दोपहर है। क्या आप मियाओ मियाओ को हाँ शहर नहीं ले जा रही हैं? अगर जल्दी नहीं है तो पहले कल मेरे साथ राजधानी शहर आ जाए। अपना काम खत्म करने के बाद मैं आप दोनों को वहां छोड़ दूंगा। यह आपकी पहली यात्रा है और चूंकि आप उस जगह से अपरिचित हैं, इसलिए मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। कल दोपहर, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? यूनिया अपने सामने आने वाले कामों के बारे में सोचने लगी। अगर वह कल दोपहर तक निकल जाती तो उसे कम से कम 10 दिन के लिए जाना पड़ता। उसे भाई यान से अलग होने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी अचानक बीमारी, जिसके कारण एक दिन की देरी हुई थी, अप्रत्याशित भी थी। ऐसा लगता है कि उसे शेष कार्यों को शीघ्रता से निपटाना होगा। यूनिया को एहसास हुआ कि पूरे दिन सोने के कारण उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हुआ था। ठीक है, हम कल दोपहर आपके साथ चलेंगे। हवाई टिकटों की बात करें तो यान सोंग ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था। यूनिया को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यान सोंग वाकई में एक बहुत ही जिम्मेदार प्रेमी था। उसी समय जीडी ने दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज लगाई, खाना तैयार है। भाई यान, आप जाए, मुझे एक फोन करना है। यूनिया ने बिस्तर के पास से मोबाइल फोन उठाया और पाया कि बैटरी खत्म होने के कारण वह बंद था। चार्जिंग पर लगाने के बाद उसने देखा कि युन शेन, अंकल चांग, किन जुवान और सू ये के कई मिस्ड कॉल आए थे। उसके मन में एक बुरी आशंका घर कर गई। उसकी बेहोशी के दिन रात में बहुत कुछ घटित हो सकता था। उसने सबसे पहले अंकल चांग को फोन किया। अंकल चांग ने उसे बताया कि बहनें कांग जिनशियान और कांग जिन से लापता हो गई हैं, और जांच से पता चला है कि यह अपहरण का मामला है। अपहरणकर्ता की पहचान रहस्यमय थी और अंकल चांग के जान पहचान के बावजूद उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन हो सकता है। हालांकि एक बात निश्चित थी, अपहरण सुनियोजित और योजनाबद्ध था और ऐसा लगता था कि वे छुपकर उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और गहराई से सोचने पर उसे इसका महत्व समझ में आया। यूनिया ने चाचा चांग से बहनों पर गुप्त रूप से नजर रखने को कहा था और उनके भेद खुलने के बाद से वे दोनों और भी मायावी हो गई थीं। बिना किसी को आगाह किए उनका अपहरण हो जाना कम से कम 2 बातें साबित करता है। पहली, कि योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी
दूसरी कि अपहरणकर्ता बहुत शक्तिशाली थे। उसे अपहरण का कारण समझ नहीं आ रहा था। जहां तक उसे पता था, बहनों का कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जो उन्हें जान से मारने की हद तक जा सके, हालांकि वह खुद उनमें से एक हो सकती थी। लेकिन इस अपहरण में उसका कोई हाथ नहीं था। आखिर ये कौन हो सकता है? अपहरणकर्ता के तरीकों को देखकर साफ सुथरा कोई सुराग नहीं छोड़ा, ये एक रहस्य ही था। और यूनिया को हांगकांग हवाई अड्डे पर मियाओ मियाओ के गायब होने की घटना याद आ गई। उस समय दो समूह शामिल थे, एक वो समूह जो मियाओ मियाओ को जर्मनी से वापस लाया था, जो पेई किंगहान का था, और दूसरा समूह जो पेई किंगहान का नहीं था, जिसने मियाओ मियाओ को हवाई अड्डे के लाउंज से अगवा किया था। बाद में उसने पेई किंगहान से पुष्टि की कि ये घटना उसकी नहीं थी, बल्कि ये भाइकिंग का काम था, जिसका उत्तर में काफी प्रभाव था। भाइकिंग इसमें क्यों शामिल हुआ होगा, और क्या मियाओ मियाओ के अपहरण के पीछे कोई और था? क्या कांग जेनिक्सियन बहनों के अपहरण के पीछे भी वही व्यक्ति हो सकता है? दरअसल गहन जांच करने पर पता चला कि इन तीनों व्यक्तियों में एक बात समान थी, वे सभी उससे सीधे तौर पर संबंधित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अपराधी शुरू से ही उसे निशाना बना रहा था? मियाओ मियाओ का अपहरण करना तर्कसंगत था, क्योंकि वह यूनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, लेकिन कांग बहनें उसकी दुश्मन थीं और उससे उसे कोई खतरा नहीं था। इस दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि अपराधी का मकसद यूनिया को मारना नहीं था। क्या ये यून शेन का काम हो सकता है? ये भी नामुमकिन था। कंपनी के कामों में पहले से ही इतना व्यस्त होने के कारण उसके पास इन सब चीजों के लिए समय कहां से निकलेगा? वह किस बात को नजरअंदाज कर रही होगी? अध्याय 603 155 अत्यंत मार्मिक भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता अंडरस्कोर 7। यूनिया बालकनी पर खड़ी होकर क्षितिज पर डूबते हुए तेज लाल रंग के सूर्यास्त को निहार रही थी। उसका मन विचारों के भावर में फंसा हुआ था। तभी जीडी ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया और यूनिया ने सोचना बंद करने का फैसला किया, जब वे उस कहावत वाले पुल पर पहुंच जाएंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जीडी ने पकवानों से भरी एक बड़ी मेज सजा रखी थी। यूनिया के बगल में यून मियाओ बैठी थी और उसके सामने यान सोन बैठी थी। उसने बिना किसी झिझक के सीधे खाना शुरू कर दिया। जीडी की पाक कला उतनी प्रभावशाली नहीं थी, खासकर यान सोन के बनाए खाने का स्वाद चखने के बाद उसके व्यंजन फीके लगने लगे थे। यूनिया मियाओ मियाओ की तरह खाने के मामले में नखरे वाली थी, लेकिन अक्सर अपनी इस आदत को पूरा करने की इच्छा नहीं रखती थी। जीडी ने यूनिया के कटोरे में खट्टी मीठी मछली का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, ये छोटी बच्ची की पसंदीदा है। मैंने खास तौर पर सबसे ताज़ी ग्रासकार्प मछली चुनी है। छोटी बच्ची और मालकिन दोनों को मेरी बनाई खट्टी मीठी मछली बहुत पसंद है। असल में देखा जाए तो तुम और मालकिन माँ बेटी के रूप में सचमुच एक जैसी हो। कई आदतें एक जैसी हैं, जैसे हरी प्याज पसंद करना लेकिन अदरक नापसंद करना और धनिया की परवाह न करना। क्योंकि यानसोन वहां मौजूद थी, यूनिया जीडी से बहस नहीं करना चाहती थी और खुद को रोक रही थी, लेकिन जीडी लगातार लानी के बारे में बात करती रही, अपनी मालकिन की पसंद नापसंद का जिक्र करती रही और शायद ही कभी अपनी मालकिन के बारे में बात करने से भटकती रही। यूनिया ने झट से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आंटी डी, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए और सोते समय बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। जब भी वह अपनी माँ को पुकारती थी, उसे अंदर ही अंदर कितनी घृणा महसूस होती थी। यूनिया का ठंडा चेहरा देखकर जीडी ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। वह जानती थी कि यूनिया को लानी का जिक्र पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, छोटी बच्ची, तुम्हारी मालकिन का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। चाहे तुम उन्हें कितना भी नापसंद करो, आखिर वो तुम्हारी माँ ही तो है। इस दुनिया में कौन सा बच्चा अपनी माँ से नफरत करेगा? मालकिन के अपने कारण हैं। क्या उसके पास कोई वजह है? मियाओ मियाओ अपनी शिकायतें किसके साथ साझा कर सकती है? यूनिया ने गहरी सांस ली और मेज के दूसरी ओर बैठे यानसोन की चिंतित निगाहों से नजरें मिलाईं। यूनिया ने मुस्कुराते हुए उसे संकेत दिया कि वह ठीक है और जीडी की बातों को अनसुना करते हुए अपनी चॉपस्टिक्स फिर से उठा ली। अरे हाँ, इस बारे में बात करते हुए मुझे सच में नहीं पता कि मिस कब वापस आएंगी। जीडी ने आह भरी। वह मर चुकी है, यूनिया ने ठंडे स्वर में कहा। जीडी हैरान रह गई, फिर उसने यूनिया की ओर नाराजगी से देखा। छोटी मालकिन, आप मालकिन को मरने का श्राप कैसे दे सकती है? वह एक दिन वापस जरूर आएंगी। यूनिया थोड़ी देर रुकी, फिर जीडी की ओर देखते हुए बोली, 10 साल से कोई बात नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता कि वह अभी भी जिंदा है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे लगातार संपर्क में रहे हो? उसकी आंखों में छिपी तीखी नजर ने जीडी को लगभग बेनकाब कर दिया। उसने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली और कहा,
अगर मुझे मिस के ठिकाने का पता होता तो मैं उन्हें बहुत पहले वापस ले आती, बजाय इसके कि उन्हें वहां कष्ट सहने और संघर्ष करने देती। यूनिया ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, दुख और संघर्ष। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए ये शब्द उस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते। उसकी जन्मदात्री मां की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण लानी को बचपन से ही उसके दादाजी ने लाड़ प्यार दिया था। उसने कभी कोई कठिनाई नहीं झेली थी, वह राजकुमारी और मटर की कहानी से भी अधिक कोमल थी। इसके अलावा उसकी अपनी बुद्धिमत्ता भी उसकी इस कोमलता का पूरा समर्थन करती थी। इसलिए ऐसी शख्सियत अगर बाहर कहीं फंस भी जाए तो कभी भी अन्याय नहीं सहेगी। जीदी को अपनी मालकिन की यह बात समझ में नहीं आती थी। व्यंग्यपूर्ण लहजे के कारण यान सोंग ने यूनिया की ओर कई बार देखा। यूनिया का परिवार उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उसके पिता और दादी की बात अलग थी, लेकिन अपनी मां का जिक्र करते समय उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया उपहासपूर्ण और धमकी भरा लहजा उसे बहुत दुख पहुंचा रहा था। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो किसी लड़की को अपनी जन्म देने वाली मां से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर दे। वह लानी से बचपन में मिला था, लेकिन उस उम्र में कई साल बीत चुके थे और सबसे गहरी यादें भी धुंधली पड़ गई थीं। उसे बस एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला की धुंधली सी याद थी, इसके अलावा कोई ठोस स्मृति नहीं थी। युन शेन से जुड़ा घोटाला सार्वजनिक होने के बाद ऑनलाइन ज्यादातर लोगों ने लानी के प्रति सहानुभूति जताई। हालांकि लानी का भी एक अतीत था। कई साल पहले अफवाह थी कि शादीशुदा होने के बावजूद उनका नौकर के साथ अफेयर था। ये बात हमेशा से उनकी प्रतिष्ठा पर दाग रही, लेकिन पुख्ता सबूत न होने और समय बीतने के साथ युन शेन के फरमाए बयान पर आधारित ये आरोप शायद ही विश्वसनीय थे। खासकर अब जब युन शेन का घिनौना स्वभाव सामने आ चुका है तो ऐसे दावे और भी कम विश्वसनीय रह गए हैं। खैर, उनके जटिल रिश्ते के तरह तरह के किस्से ऑनलाइन गढ़े गए और अटकलें और भी तेज होती चली गईं। यान सोन की राय में ये भावी सास एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। लेकिन अगर वह इतनी प्रभावशाली थीं, तो युन शेन और कांग जिनसे के अफेयर का खुलासा होने के बाद उन्होंने गायब होने का विकल्प क्यों चुना? क्योंकि उनकी छवि एक बेहद प्रभावशाली महिला की थी और किसी प्रेमिका का सीधे सामना करना तो उन्हीं का काम लगता था। लेकिन दूसरी ओर अगर वह गहरे प्यार में थीं और इस धोखे को स्वीकार नहीं कर पाईं और इसी वजह से मन में कड़वाहट लिए चली गईं, तो ये भी तर्कसंगत लगता है। अध्याय 604 155 अत्यंत मार्मिक भावुकता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता _8। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी ये थी कि जिलानई की मृत्यु एक दशक से भी पहले युन शेन और कांग जिनसे की साजिश में हत्या कर दी गई थी, ताकि जिनसे को जगह मिल सके और जी की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। लगभग सभी लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे क्योंकि जिलानई का कोई निशान नहीं मिला था, मानो वह दुनिया से गायब हो गई हो, और युन शेन ने न तो पुलिस में सूचना दी थी और न ही उन्हें लापता घोषित कराया था, मानो उन्होंने उनके गायब होने को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। यह असामान्य था और जिलानई की मृत्यु की थ्योरी को पुष्ट करता प्रतीत होता था। हालांकि चूंकि किसी ने भी अपराध की रिपोर्ट नहीं की और कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए अंततः ये सब इंटरनेट पर अफवाहें ही बनकर रह गईं। पहले तो यान सोन को भी लगा था कि जिलानई की हत्या युन शेन ने की है और उसे इस बात की चिंता थी कि ऑनलाइन फैली अफवाहों से यूनिया पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन अब यूनिया और जीदी के रवैये को देखकर उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि इसके पीछे कुछ और भी पेचीदा मामला है। कम से कम जिलानई की मौत या लापता होने की कहानी ऑनलाइन फैली अफवाहों से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे वह यूनिया के बारे में और अधिक जानने लगा, उसका दिल उसके लिए और भी दुख से भर गया। ऐसे परिवार में, ऐसे रिश्तेदारों के बीच बचपन से ही मां का प्यार न मिलने और जन्म से ही बहरेमुख मूर्ख भाई के साथ उसके कोमल कंधों ने आखिर क्या क्या सहा होगा। उनके अपने सुखी पारिवारिक जीवन ने यूनिया के परिवार की त्रासदी को और भी बढ़ा दिया, जिससे उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति और भी गहरी हो गई। जीडी ने आह भरते हुए कहा, सुश्री, आपको अपनी मां से क्या गलतफहमी है? आखिर वह आपकी जैविक मां है। मां और बेटी के बीच रातों रात मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इस बार यूनिया सचमुच खुद को रोक नहीं पाए और उसने जीदी को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। चूंकि तुम्हारी मालकिन इतनी शानदार है तो जाओ उसे ढूंढो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुम उसे कभी देखो तो कृपया मेरी तरफ से ये संदेश पहुंचा देना, जन्म के समय मुझे न मारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपने बेडरूम में लौट गई। युन मियाओ को वातावरण में उदासी छा गई और उसने यूनिया की दूर जाती हुई आकृति पर एक नजर डाली। क्या हुआ, अब कोई खुश क्यों नहीं है? जीदी की आंखों में आंसू आ गए।
बचपन में उसने यूनिया की अपनी माँ के प्रति एक अजीब सी नफरत देखी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वह अपनी माँ को बहुत याद करती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि बात इतनी सीधी नहीं थी। यूनिया सचमुच अपनी माँ से नफरत करती थी। ये कितना बड़ा पाप था। यान सोंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसके पीछे पीछे चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। यूनिया ने मन ही मन ताना मारा, क्योंकि वह जानती थी कि वह जीदी पर भरोसा नहीं कर सकती। बचपन में जीदी सीधी सादी और आसानी से बहकावे में आने वाली थी। यूनिया को उस पर दया आई, क्योंकि जीदी ने बड़ी मुश्किलों से दोनों भाई बहनों का पालन पोषण किया था और वह जीलानी से कहीं ज्यादा माँ जैसी थी। हालांकि अंदर ही अंदर जीदी का स्वभाव चापलूसी भरा था। वह जीलानी की अंधभक्त थी, यहाँ तक कि कुत्ते से भी ज्यादा। दरअसल वह एक अनाथ थी जिसे उसके दादाजी अनाथालय से वापस लाए थे। ये सोचकर कि जीलानी की न तो माँ थी और न ही भाई बहन, और अपने काम में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने लानी की हमउम्र एक लड़की को उसकी सहेली के रूप में ढूंढना चाहा, ताकि उसका बचपन अकेलापन से भरा न हो। साथ साथ बड़े होते हुए जी लानी एक अभिमानी राजकुमारी थी, तो जी डी एक विनम्र दासी। जी लानी लोगों को अपने वश में करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने में माहिर थी, और इस तरह उसने जीडी को वर्षों में अपनी सबसे वफादार साथी बना लिया। अगर जी लानी अपनी जान भी मांगती तो जी डी बिना किसी झिझक के उसे दे देती, उसकी वफादारी इतनी अटूट थी। फिर भी यूनया को उससे उम्मीदें थीं। जी यूनया, तुम कितनी बेवकूफ हो। आंसू इतनी तेजी से बहने लगे मानो मोतियों की माला टूट गई हो। दर्द बहुत गहरा था। जी डी हमेशा उसके लिए माँ जैसी रही थी, लेकिन जब आपको पता चले कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी ने आपको धोखा दिया है, तो कैसा महसूस होता है। बेहद ठंडी, अत्यंत दर्दनाक। ठीक यही भावना उसे अभी महसूस हो रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, चूंकि ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जीडी की अभी अभी की प्रतिक्रिया ने उसके लिए कुछ बात की पुष्टि कर दी, और हालांकि यह चिंताजनक थी, लेकिन विचार करने पर यह अपरिहार्य प्रतीत हुई। दशकों की चुप्पी के बाद क्या तुम आखिरकार लौट रहे हो? मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जिस बेटी को तुमने खुद पाला पोसा है वह भी तुम्हारी ही तरह निर्दयी और बेरहम है या नहीं। यूनिया की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसके पतले होंठ कसकर बंद हो गए। अचानक वह एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में समा गई। पीछे से किसी ने उसे घेर लिया। उसकी कमर के चारों ओर बाहें लिपटी हुई थीं और उसका चेहरा उसके बालों में छिपा हुआ था। उसके शरीर पर छाई ठंड धीरे धीरे कम हो गई और उसके दिल में गर्माहट की लहरें दौड़ने लगीं। डरो मत, इस दुनिया में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अध्याय 605 156 यादृच्छिक स्थानों पर दिखने वाली मंदारिन बत्तखें, राजधानी शहर की ओर वापसी। भाई यान, यूनिया ने मुड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। इस व्यापक और गर्मजोशी भरे आलिंगन ने धीरे धीरे उसके दिल की गहराई में व्याप्त उथल पुथल और बेचैनी को शांत कर दिया। यान सोंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, उन दुखद बातों के बारे में सोचना बंद करो, मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। यूनिया कुछ देर तक उसकी बाहों में टिकी रही। उसकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। उसी समय यान सोंग का फोन बज उठा और यूनिया उसके आलिंगन से पीछे हट गई। भाई यान, फोन उठाओ। यान सोंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली और अपना फोन निकाला। इनकमिंग कॉल घर के लैंडलाइन से थी। वह जवाब देने के लिए बालकनी में चला गया। यूनिया ने उसे माँ कहते हुए सुना, इसलिए जरूर दूसरी तरफ आंटी जूंग ही थीं। यान सोंग ने कुछ ही शब्द बोलकर फोन काट दिया। जुआंग चाची तुम्हें ढूंढ रही होंगी। भाई यान, तुम्हें घर जाना चाहिए। वह हाल ही में उनका लगातार साथी रहा था और अब उसके घर जाने का समय आ गया था। यान सोंग ने अपने होंठ सिकोड़े। मैं तुम्हें कल दोपहर को लेने आऊंगा, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। उसने अनिच्छा से जाने से पहले उसे कुछ बातों का निर्देश दिया। यान सोंग के जाते ही यूनिया ने अपना फोन निकाला और सुये को डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही सुये ने घबराकर कहा, मैं तुम्हें पूरे दिन से फोन कर रहा हूं, तुमने अभी क्यों उठाया? माफ कीजिए, क्या कोई बात है? सुये कांग जिनसे की सहायक थी, शायद उसे कांग जिनसे के लापता होने के बारे में जानकारी हो। यून शू आज सुबह यून परिवार से भाग गई और यून शेन को ढूंढने के लिए कांग जिनसे की कार लेकर निकल पड़ी। सुये ने तुरंत सूचना दी। यूनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं यून ग्रुप के बाहर 20 मिनट तक इंतजार करता रहा और यून शू को यून शेन के सहायक द्वारा ले जाया गया। मैंने चुपके से अपनी कार से उनका पीछा किया और पता चला कि वे उसे एक पुनर्वास केंद्र ले गए हैं। यूनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यून शेन वाकई निर्दयी था, उसने अपनी मां को ही पुनर्वास केंद्र भेज दिया। उस पर इतना सारा स्नेह लुटाना व्यर्थ नहीं गया। शाबाश। सु ये काफी होशियार, चौकस और सुराग ढूंढने में माहिर थी।
कुछ पल हिचकिचाने के बाद सू ये ने पूछा, क्या आप कांग जिनसे को जाने दे सकते हैं? यूनिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या उसे लगता था कि कांग जिनसे के गायब होने के पीछे यूनिया का हाथ था? एक गद्दार के लिए अंतरात्मा की बात करना कितना हास्यास्पद था। मुझे लगता है कि उसने काफी मुश्किल समय देखा है और उसे पश्चाताप भी हो गया है। उसने अपनी कार मुझे नीलामी के लिए सौंप दी और फिर मुझसे नीलामी से मिली रकम दान करने को कहा। वह जियांगझोउ छोड़कर जा चुकी है और शायद कभी वापस न लौटे। तो तुम्हें उस पर तरस आता है? यूनिया ने सपाट लहजे में पूछा। फोन पर उसकी आवाज में छिपी तिरस्कार की भावना को सू ये महसूस कर सकती थी, जिससे उसका दिल कांप उठा। मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन मैं इसे इसी तरह समझता हूं। तुमने कांग जिनसे को आखिरी बार कब देखा था? यूनिया ने विषय बदल दिया। आज सुबह 10 बजे के कुछ देर बाद। क्या उसने बताया कि वह कहाँ जा रही है? शायद वह अपने गृहनगर वापस चली गई है। ओह हाँ, उसका गृहनगर गैक्सन शहर में है, जो जियांगझोउ से बस से 2 घंटे से थोड़ा अधिक दूर है। मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से वहीं वापस गई होगी। सू ये के लहजे से लग रहा था कि उसे कांग जिनसे के गायब होने के बारे में अभी तक पता नहीं था। भला उन दोनों बहनों का क्या फायदा बचा था? इसलिए उनका चुपचाप गायब होना किसी की नजर में नहीं आया और यही तो वह चाहती थी। कांग जिनसे और कांग जिनशियान जिंदा हैं या मर गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस भाईकिन की चिंता थी कि क्या पर्दे के पीछे का व्यक्ति वही था जिस पर उसे शक था। इसके सारे परिणाम उसी के कर्मों का फल हैं, देखते हैं स्वर्ग उसे माफ करता है या नहीं। इतना कहकर यूनिया ने फोन काट दिया। सू ये वाकई काफी दिलचस्प थी। कांग जिनसे को धोखा देने के बावजूद अब उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हो रही थी। महिलाओं के दिल वाकई अथाह होते हैं। ईर्ष्या और कोमलता महिलाओं की दो आम कमियां थीं, कोई भी महिला इन कमियों को पार नहीं कर सकती थी। अगर कोई कभी ऐसा कर भी ले तो वह देवी बन जाएगी, स्वयं वह भी इन कमियों से बच नहीं सकती थी। उसने किन डू को 2 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, वह जरूर व्यस्त होगा। उसने दोबारा फोन न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि मिस्ड कॉल अलर्ट देखकर किन डू उसे वापस कॉल करेगा। उसने अपने फोन पर आखिरी मिस्ड कॉल देखी और उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। युन शेन, उसके चालाक पिता उससे क्या कहना चाहते थे? उसे फटकारना चाहते थे या पिता पुत्री के रिश्ते को सुधारना चाहते थे? इस बारे में सोचना लगभग हास्यास्पद था। वह अपनी मां के प्रति अंधभक्ति से भरी रहती थी, उन्हें बोधिसत्व की तरह मानती थी, कभी भी उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करती थी। युन शू के पूर्ण नियंत्रण में एक कठपुतली थी। फिर भी वह खुद को बहुत महान समझती थी। युन शू उससे और उसके भाई बहनों की जान लेने में जरा भी संकोच नहीं करती थी, और उसके लिए उनके खिलाफ जाना कितना आसान था। उपलब्धि का कोई एहसास नहीं था, बस यही महसूस हो रहा था कि ऐसा प्यार सस्ता था। अध्याय 606 156 बेतरतीब ढंग से मेल खाने वाली मंदारिन बत्तखें, राजधानी शहर _2 पर वापस लौटना। अगर युन शेन युनशू के प्रति इतनी निर्दयी न होती तो शायद उसके मन में उसके लिए थोड़ा और सम्मान होता, लेकिन अब तो ऐसा लगता था कि वह सचमुच एक नीच इंसान है। उस जैसे आदमी को तो बाकी की जिंदगी अकेले जेल में ही गुजारनी चाहिए। हेलो पिताजी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद युन शेन की उदासीन आवाज फोन पर सुनाई दी। मैंने सुना है कि मियाओ मियाओ वापस आ गई है। हाँ, लगता है पापा को मियाओ मियाओ की भी परवाह है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होगी। उसके शब्दों में छिपी व्यंग्य को युन शेन शायद ही समझ पाए। अपने ही बेटे के बारे में खबर इंटरनेट के जरिए पता करना वाकई कितना सक्षम पिता है। युन शेन ने गला साफ करते हुए कहा, क्या आप आज रात खाली हैं? मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं। तो क्या उनका यही इरादा था, हॉर्न गेट पर एक और दावत का आयोजन करना? मैंने अभी अभी खाना खत्म किया है, लेकिन चूंकि पापा पहली बार हमें बाहर बुला रहे हैं, इसलिए हमें हर हाल में जाना ही होगा। लड़की की आवाज में बनावटी उत्साह था, मानो उनके साथ खाना खाना कोई बहुत बड़ा सम्मान हो। युन शेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, मैं आपको पता बाद में भेज दूंगा। फोन रखने के बाद यूनिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, कोई भी दावत अच्छी नहीं होती, सबसे बुरे के लिए तैयार रहो और सबसे अच्छे की उम्मीद रखो। देखते हैं तुम असल में क्या साजिश रच रहे हो। यूनिया ने मियाओ मियाओ को नए कपड़े पहनाए, और हालांकि मियाओ मियाओ को याद था कि किस बात ने उसे परेशान किया था, उसने पूरे समय बहुत अच्छा व्यवहार किया। आईने में दिख रहे उस बेहद खूबसूरत युवक को देखकर यूनिया ने धीरे से पूछा, मियाओ मियाओ, क्या तुम्हें अभी भी पापा याद है? मियाओ मियाओ ने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये फादर मिंग हान है? यूनिया ने अपना सिर हिलाया।
10 साल बाद मियाओ मियाओ शायद उस आदमी का चेहरा भी भूल गई होगी। पिताजी, हमारे पिताजी, वो हमेशा गंभीर चेहरे वाले इंसान जिन्हें आप भूल चुकी हैं। यून या शब्दों को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी। मियाओ मियाओ ने असमंजस में अपनी भौहें सिकुड़ी, उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। यून या हंसते हुए बोली, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जब तुम उसे देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। बस डरो मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी। घर से निकलते समय सोफे पर बैठी जीडी अचानक खड़ी हो गई और यूनिया की ओर बेचैनी से देखते हुए बोली, मिस। यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे पहले गलती हो गई थी। मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं माफी मांगती हूँ। जीडी ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन महोदया, उस युवती के प्रति आपकी शत्रुता बहुत अधिक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपकी जैविक माँ है। यूनिया ने दोबारा उसका ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दिया था और वह इस महिला से पहले ही निराश हो चुकी थी। मेरी माँ 10 साल पहले गुजर गई थी, आंटी डी। अगर आपने उनका जिक्र फिर से किया तो मुझे मिस कहना भूल जाए। इतना कहकर वह घबराई हुई मियाओ मियाओ को लेकर तेजी से घर से निकल गई। दरवाजे के जोर से बंद होने की एक जोरदार आवाज आई, जिससे जीडी चौंक गई, गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। आखिर ये सब ऐसे कैसे हो गया? यूनिया कार में बैठी और अंकल चांद को फोन किया। अंकल चांद, कृपया किसी के कॉल लॉग की जांच करने में मेरी मदद करें और देखें कि उन्होंने हाल ही में किससे संपर्क किया है। अंकल चांद ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। फोन कॉल के बाद यूनिया ने नियॉन लाइट से जगमगाते रात के नजारे को देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे गंभीर होती गईं। यूनिया से निकल रही ठंडक को शायद भांपते हुए मियाओ मियाओ उसके करीब आए और उसका हाथ पकड़कर चिंतित, स्पष्ट आंखों से उसकी ओर देखने लगी। यूनिया मुस्कुराए, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जिन्योए होटल, जियांगझोउ का सबसे आलीशान होटल। होटल के बाहर लाल कालीन पर खड़े होकर उस भव्यता ने उन्हें एक लहर की तरह घेर लिया, जिसकी चमक लगभग उनकी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। यूनिया ने यून मियाओ का हाथ पकड़ रखा था और बनावटी संयम का प्रदर्शन करते हुए अंदर प्रवेश किया। लॉबी मैनेजर तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं श्री यून के निमंत्रण पर यहां आया हूं, यूनिया ने भावहीनता से कहा और अपने नेम टैग पर लिखे झू रोंग नाम पर ध्यान दिया। मैनेजर ने तुरंत ही आदरपूर्वक जवाब दिया, कृपया मेरे साथ आइए, महोदया। उन्होंने लगभग उनकी पहचान का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अपने पिता को श्री यून कहकर पुकारना थोड़ा अटपटा, फिर भी समझ में आने वाला था। उन्हें एक आलीशान निजी कमरे में ले जाया गया और प्रबंधक ने आदरपूर्वक दरवाजा खोलते हुए कहा, कृपया अंदर आइए, महोदया। सेवा त्रुटिहीन थी, जो जियांगझोउ के सबसे आलीशान होटल के लिए उपयुक्त थी। यून या यून मियाओ के साथ अंदर आए और उनके पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो गया। निजी कमरे में यून शेन मेजबान की कुर्सी पर बैठा था। उन दोनों को अंदर आते देख उसने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई और ऊपर देखा। यूनिया को याद आया कि यून शेन पहले धूम्रपान नहीं करता था, लेकिन अब उसने फिर से यह आदत अपना ली थी। यून शेन ने यूनिया की ओर एक नज़र डाली और फिर उसकी निगाहें शांत मियाओ मियाओ पर टिक गईं। मियाओ मियाओ ने यून शेन को देखते ही सहज रूप से यूनिया के पीछे छिप गई। वह इस आदमी से डर गई थी। यूनिया ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, मियाओ मियाओ। ये पापा हैं। पिताजी, मियाओ मियाओ थोड़ी शर्मीली हो सकती है, इसलिए। मैं समझ गया। बैठ जाए, यून शेन ने उदासीन स्वर में कहा। यूनिया यून मियाओ को खींचते हुए सामने बैठ गई और मेनू देते हुए बोली, जो चाहो ऑर्डर करो, कुछ भी चलेगा। अध्याय 607, 156 बेतरतीब ढंग से मेल खाने वाली मंदारिन बत्तखें, राजधानी शहर से संपर्क _3। यूनिया मुस्कुराए और बोली, मियाओ मियाओ, और मैंने पहले ही खाना खा लिया है, इसलिए मुझे अभी भूख नहीं है। पापा की पसंद के हिसाब से ऑर्डर कर दो। यून शेन ने उसकी तरफ देखा, मेनू उठाया और पन्ने दर पन्ने पलटने लगी। बत्तख के पैर कैसे रहेंगे? अच्छा, और कुछ झींगा पकौड़ी? अच्छा, ... शार्क के पंख के साथ पकाया हुआ केकड़ा मांस? अच्छा, अंत में चलिए गाजर, मक्का, मूंगफली और क्रूसियन काप मछली से बना सूप पीते हैं। यून शेन जो भी आदेश देता, यून या उसे मान लेती। बस इतना ही काफी है। जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करना और उसे खत्म न करना फिजूल खर्ची होगी। इसके बाद यून शेन ने मेनू बंद किया और पास खड़े वेटर को देते हुए कहा, एक बोतल 82 लाफिट और एक जग ताज़ा जूस। वेटर आदरपूर्वक वहां से चला गया और निजी कमरे में केवल वे तीनों ही रह गए।
युन शेन ने युन मियाओ की ओर देखते हुए कहा, बच्चा कैसा है, क्या वह अभी तक बहरेपन और गूंगेपन से उबर नहीं पाया है। युन की आंखों में हल्की सी ठंडी तिरस्कार की झलक दिखी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, जन्मजात बीमारियां इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। हालांकि मियाओ मियाओ लिख सकती है और होंठ पढ़कर समझ सकती है, इसलिए उसे दूसरों के साथ सामान्य रूप से संवाद करने में कोई समस्या नहीं है। युन शेन ने सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है। कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण और असहज हो गया। दोनों युनशु और कांग जिनशियान के बारे में बात करने से बचते रहे, मानो ये घटनाएं कभी हुई ही न हो। युन को इन घटनाओं को उठाने में आलस आ रहा था और उसे विश्वास नहीं था कि युन शेन इतने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबा सकता है। वेटर ने खाना परोसना शुरू किया। सब कुछ तैयार हो जाने और वाइन को थोड़ी देर हवा लगने देने के बाद युन और युन मियाओ को जूस दिया गया, जबकि युन शेन के गिलास को पूरा भर दिया गया। चलो खाना खाते हैं, युन शेन ने कहा और खाना शुरू करने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठा ली। युन ने कुछ निवाले लिए और फिर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, लेकिन मियाओ मियाओ अभी भी खा रही थी, मानो वह सचमुच एक खाने की शौकीन हो। युन ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और युन शेन ने इस हरकत को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका व्यवहार और हावभाव उस व्यक्ति से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। उनकी हर हरकत में सहज लालित्य और कुलीनता झलकती थी, जिससे वे जन्मजात राजकुमारियों की तरह लगती थीं, चमकीली और मनमोहक, मानो किसी भव्य महल में हो। लेकिन युन और वह अंततः एक दूसरे से अलग थीं, एक सूर्य की तरह उज्ज्वल और चकाचौंध करने वाली थी, जबकि दूसरी चांदनी की तरह दीप्तिमान और संयमित थी। अक्सर वह इस बेटी की उपेक्षा करता था, उसे अपने जीवन पर एक धब्बा मानता था, खासकर युनशु की लगातार बकबक के चलते, और चाहता था कि वह इस बेटी से जल्द छुटकारा पा ले। लेकिन अब उन्हें देखकर लगता है कि वे वाकई असाधारण थीं, वरना टीवी पर एक बार दिखने मात्र से ही उन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती। इससे साबित होता है कि उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था, जैसे कोई मशहूर हस्ती सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, लोग अनजाने में ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। जब युन की नजरें उससे मिली, तो उन निर्मल, पारदर्शी आंखों ने उसके दिल को झुलसा दिया, और घबराहट में उसने नजरें हटा ली, वह कुछ हद तक व्याकुल दिखाई दिया। युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पापा, क्या बात है? युन शेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी दादी, वो। युन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, दादी को क्या हुआ? उसके चेहरे के भाव देखकर युन शेन ने युनशु की नशीली दवाओं की लत और उसकी कैद के लिए जिम्मेदार होने के बारे में जो आरोप भरे शब्द पूछने की तैयारी की थी, वे उसके मुंह से नहीं निकल सके। इतनी खूबसूरत लड़की ये सब कैसे कर सकती है? युनशु को युन से 1-2 दिन से ज्यादा समय से नफरत थी। उसकी बातों में सच्चाई पर शक था। उदाहरण के लिए, जब वे बच्चे थे और युन एक असहाय छोटी बच्ची थी, तब युनशु बिना सोचे समझे उसे चोट पहुंचा सकती थी। इस माँ के पागलपन को जानते हुए वह और क्या क्या नहीं कर सकती थी। उसने अवचेतन रूप से युन पर विश्वास करना चुना, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह युनशु से बहुत निराश था। वर्षों से दबी हुई नफरत फूट पड़ी और उस औरत के प्रति उसका सारा धैर्य खत्म हो गया था। कुछ नहीं, तुम्हारी दादी बीमार है। जब भी मौका मिले उनसे मिलने जाना। दादी को क्या बीमारी है? क्या ये गंभीर है? लड़की ने घबराकर पूछा, उसकी चिंतित अभिव्यक्ति वास्तविक प्रतीत हो रही थी, जिससे लग रहा था कि वह वास्तव में युनशु के बारे में चिंतित है। युन शेन ने फिर से अपने होंठ सिकोड़े, ये संभाला जा सकता है। युन ने राहत की सांस ली और कहा, जब तक मामला गंभीर न हो कोई बात नहीं। वैसे पिताजी, क्या परसों रात हुई घटना से कंपनी को कोई परेशानी हुई? अगर मुझे पता होता तो मैं उस रात नहीं जाती, लड़की ने पछतावे भरे लहजे में कहा। युन शेन ने उसे गहरी नजरों से देखा, जो हो गया सो हो गया। पछतावे से क्या हल होगा? ज्यादा मत सोचो, मैं संभाल लूंगा। युन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी के यहाँ होने से मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी की आरामपसंद लड़की बन सकती हूँ, इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। उसकी मासूम और प्यारी सूरत देखकर युन शेन का गला सूख गया और उसने जल्दी से नजरें हटा ली। युन शेन ने कई सवाल पूछे, जैसे कि बीते कुछ सालों में युन कैसी रही, क्या उसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ा, और अब वह एक स्नेही पिता की भूमिका निभाना चाहता था। युन को उसके पाखंड पर मन ही मन चिढ़ हुई, लेकिन उसने ऊपर से तो बेदाग जवाब दिए। कई ऐसे वर्जित विषय थे जिनसे वे दोनों जानबूझकर बचते थे। युन को लगता था कि युन शेन इन विषयों से वाकिफ है, लेकिन जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। आखिर वह करना क्या चाहता था?
अध्याय 608 156 बेतरतीब ढंग से मेल खाने वाली मंदारिन बत्तखें राजधानी शहर से संपर्क _4। क्या वह उसके लिए जाल बिछा रहा है? क्या वह पिछले जन्म की तरह पारिवारिक स्नेह का इस्तेमाल करके उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है? या फिर क्या सच में उसके अंदर अंतरात्मा जागृत हो गई है? चाहे कुछ भी हो जाए, यह आखिरी नहीं हो सकता। भले ही कोई यह मानता हो कि सुअर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन यह मानना कि युन शेन में विवेक जागृत होगा, आकाश से लाल बूंदों की बारिश होने से भी कहीं अधिक हास्यास्पद था। युन शेन भावुक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों में से नहीं था, और उसने बस इतना कहा, अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपकी देखभाल की चाहत किसने रखी? खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए भी ऐसे घिनौने शब्द बोलना। पापा बहुत अच्छे हैं। ये कहते ही युनिया को उल्टी आने लगी। युन शेन ने उनकी ओर देखा, उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कान में बदल गए। वह क्या सोच रहा था, यह उसे खुद भी नहीं पता था। वह बस एक बार अपने दिल की बात मानना चाहता था, वरना उसे पता था कि उसे बाद में पछतावा होगा। भोजन के बाद युन शेन उन दोनों को वापस घर ले जाने के लिए गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में उसे कई फोन कॉल आए। उसने उन्हें जी परिवार के हवेली के द्वार पर छोड़ा और फिर रात के अंधेरे में गाड़ी चलाकर निकल गया। युनिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कार को रात के अंधेरे में गायब होते हुए देखा। अगले ही पल वह मियाओ मियाओ के साथ हवेली में दाखिल हुई। मियाओ मियाओ ने अपने आसपास का जायजा लिया। धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगीं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह युनिया की ओर मुड़ी और एक बच्चे की तरह उत्साह से नाचने लगी। अब याद आया। युनिया ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप हवेली के पत्थर के रास्तों पर चलने लगी। यहीं हम बड़े हुए हैं। याद है वह छोटा सा बगीचा? हम बचपन में वहां लुका छिपी खेलते थे, जबकि दादाजी मंडप में बैठे रहते थे। उनके मुंह से एक बुझी हुई पाइप लटक रही होती थी और वे हमें खेलते हुए देखकर प्यार से मुस्कुराते रहते थे। लेकिन हर बार जीलानी हमें पकड़ लेती और जमकर डांटती। बचपन में तुम उस औरत से डरते थे, पर मैं नहीं। मैं हमेशा उससे बहस करती थी और दादाजी बीच बचाव करते थे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब मैं उसे इतना गुस्सा दिलाती थी कि वह आग बबूला हो जाती थी। हालांकि उसने मुझे सिर्फ एक बार मारा था, और वो भी तुम्हारी वजह से। युनिया धीमी आवाज में बोली। उसकी आवाज में रात की ठंडक का एहसास था। मियाओ मियाओ उसे सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वह बस अपने आप से ही बातें कर रही थी, अपने लिए। मैंने उसे चाहे जितना भी उकसाया हो, उसने कभी मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। वह मुझे चोट पहुंचाने से डरती थी कि कोई भी खामी मुझे सजावटी फूलदान की तरह नीचा दिखा देगी और उसकी अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। इसीलिए मैं उसकी कृपा का फायदा उठाकर खुद को खूब लाड़ प्यार करता था, जिससे वह औरत हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। एक बार जब उसने मुझे सच में मारा तो वह तुम्हारी वजह से था। जैसे जैसे वह बोलती गई, वे बैठक कक्ष में पहुंच गए, जो जगमगा रहा था और बेहद शानदार लग रहा था। दोनों को अंदर आते देख आंटी ली खुशी से चिल्लाई, सुश्री युनिया लौट आई हैं। वह दौड़कर उनके पास गई और युनिया के बगल में खड़े शांत युवक को देखा। बड़े हर्ष से उन्होंने कहा, ये तो जरूर युवा स्वामी युन मियाओ होंगे। कितने सुंदर हैं। वाकई जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं, बिल्कुल युनिया की तरह। मियाओ मियाओ उस उत्साही महिला से डर गया और युनिया के पीछे छिप गया। युनिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी आंटी ली है। अब से वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, ठीक है? आंटी ली एक चतुर महिला थी। ये सुनकर उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी युन मियाओ, नमस्कार। अजनबियों से संपर्क करने की आदि न होने और नए वातावरण में ढलने के लिए समय की आवश्यकता होने के कारण युन मियाओ ने अपने होंठ सिकोड़े और हल्के से सिर हिलाया। आंटी ली खुशी से झूम उठी, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने चिंता से युनिया से कहा, मिस, मैं पूरे दिन आपको फोन करने की कोशिश करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं लगभग पागल हो गई थी। युनिया मियाओ मियाओ को पकड़े हुए सोफे पर बैठ गई और लापरवाही से बोली, ये युन शुई है जो भाग गई, है ना? आंटी ली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आपको कैसे पता चला, मिस? उनकी पहले की चिंता कुछ कम होती दिखी। जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे तब युन शू ने कुई को चोट पहुंचाई और भाग गई। यह मेरी लापरवाही थी। कृपया मुझे दंडित करें, महोदया। युनिया ने फलों के कटोरे से एक संतरा उठाया, उसे धीरे से छीला और उसका एक टुकड़ा मियाओ मियाओ को खिलाया। संतरा थोड़ा खट्टा लग रहा था क्योंकि मियाओ मियाओ के चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां पड़ गईं। कांग जिनसे के भागने के मौके का उसने फायदा उठाया। तुम उसे रोक नहीं सकते थे।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यूनिया ने सपाट लहजे में कहा। आंटी ली ने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन उनकी भौहें तुरंत और भी सिकुड़ गईं। युन शू का प्रेमी उसके कमरे में मर गया, इसके बारे में सोचकर ही मुझे बदकिस्मती महसूस होती है, मैडम। हमने शव को संभालने की हिम्मत नहीं की, और अब भी वह पिछवाड़े में पड़ा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, मुझे डर है कि वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। धिक्कार है, इसके बारे में सोचना ही डरावना है। यूं हाँ अचंभित रह गया। सु एंटोग मर गया था। वह असाध्य रोग से ग्रसित था, उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे, और युन शू द्वारा बुरी तरह से थका दिए जाने के बाद ये दिन उसके लिए संघर्ष के सिवा कुछ नहीं थे। मरना वास्तव में एक मुक्ति थी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भेजकर शव को ले जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब से इस व्यक्ति का जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। हाँ। अध्याय 609 156 बेतरतीब ढंग से मेल खाने वाली मंदारिन बत्तखें, राजधानी शहर से संपर्क _5। यूनिया ने चाचा चांद को 2 लोगों को भेजकर सु एंटो के शव को शवगृह में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को कहा, और फिर किसी को भेजकर उसे दफनाने के लिए उसके गृहनगर वापस ले जाने को कहा। जब सब लोग चले गए तो यूनिया ने चाचीली से कहा, घर के सभी नौकरों को मेरे पास बुलाओ। कांग जिनशियान और कांग जिनसे के चले जाने और युनशू के भी चले जाने के बाद अब से इस घर की केवल एक ही मालकिन होगी, और वह होगी जी यूनिया। कुछ ही देर में सभी नौकर बैठक कक्ष में कतार में खड़े हो गए। सभी ने सम्मानपूर्वक अपने सिर झुका लिए थे। केवल कुई ही लापता थी। बाद में पता चला कि कुई को सिर में गंभीर चोट लगी थी और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती थी। यूनिया की निगाहें सब पर घूम गईं। उसकी अंतर्निहित सत्ता ने उनके दिलों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, जो घर की पूर्व मालकिन से भी कहीं अधिक भयावह था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम्हारा मालिक कौन था, लेकिन अब से इस घर का एकमात्र मालिक एक ही व्यक्ति होगा। आंटी ली ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, इस घर की एकमात्र मालकिन मिस यूनिया है। अन्य लोगों ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। यून परिवार में हालात साफ तौर पर बदल रहे थे। कांग बहनों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था, और अब शायद ही वे कभी यून परिवार में कदम रखेंगी। युन शू का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। नौकरों को पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी जानकारी थी। घर की शक्तिशाली मालकिन उनके हाथों हार गई थी, और क्या कहा जा सकता था। ये यूनिया वाकई बहुत शक्तिशाली थी। यूनिया ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे बगल में बैठा लड़का, जिसे आप सब जरूर पहचानते होंगे, मेरा भाई है जो इस घर का मुखिया भी है। उसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे सब उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे। कल मैं एक सांकेतिक भाषा सिखाने वाले शिक्षक को अपने घर बुलाऊंगी ताकि वो आपको सिखा सके। मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करती कि आप माहिर बन जाएंगे, लेकिन कम से कम आप उसके हाव भाव तो समझ पाएंगे। सभी जानते थे कि युवा स्वामी युन मियाओ बहरे और गूंगे थे। ऐसा लगता था कि मिस यूनिया विशेष सावधानी बरत रही थी, यहाँ तक कि वे चाहती थी कि हर नौकर सांकेतिक भाषा सीखे, ताकि युवा स्वामी युन मियाओ के साथ कोई अन्याय न हो। इसके अलावा कल से मैं घर की पूरी तरह से मरम्मत करवाने के लिए किसी को भेजूंगा। हम सारी बुरी नज़र और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को दूर कर देंगे और घर बिल्कुल नया दिखेगा। सभी को भी नए तरीके से पेश आना होगा। जब तक आप वफादार और मेहनती रहेंगे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये दूसरों के निशानों को मिटाने के लिए था। सभी ने इसे समझा और आदरपूर्वक अपने सिर झुकाए। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं, यूनिया ने हाथ हिलाकर कहा, और समूह चुपचाप पीछे हट गया। अंकल फैंग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर यूनिया की ओर बढ़ते हुए बोले, मिस यूनिया। यूनिया मुस्कुराए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको कुछ कहना है, अंकल फैंग? यह मुस्कान, जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी, ने अंकल फैंग को असहज कर दिया। मैं भविष्य में मिस की अच्छी सेवा करूंगा। आप हमारे परिवार के साथ कितने सालों से हैं, अंकल फैंग? यूनिया कुर्सी पर पीछे झुक गई। मियाओ मियाओ को नींद आ रही थी और उसका सिर धीरे धीरे झुक रहा था। यूनिया ने उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। 13 साल पहले किन जुवान को किन परिवार से निकाले जाने के बाद दादाजी ने चाचा फैंग को काम पर रख लिया। कहा जाता है कि उन्होंने विदेश में एक कुलीन परिवार के लिए बटलर के रूप में काम किया था, और वास्तव में वे बहुत कुशल थे। दादाजी की मृत्यु के बाद और जी लानी के गायब हो जाने पर युनशू जी परिवार में रहने लगी, और चाचा फैंग दादाजी की दयालुता को भूलकर युनशू के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर भी ऐसा व्यवहार तो स्वाभाविक ही था। उसने जी परिवार से अपना बंधन नहीं बनाया था, यह महज एक रोजगार संबंध था।
सुंदर पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ का चुनाव खुद करता है और उस समय उसके लिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। 13 साल है ना? समय कितनी जल्दी बीत जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगले 13 वर्षों में अंकल फैंग आप दादाजी से किया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे। उसने दादाजी से जो वादा किया था वह उसे आज भी अच्छी तरह याद था, भले ही इस समाज में वादों का कोई खास महत्व नहीं था। शर्मिंदा होकर अंकल फैंग ने सिर झुकाया और कहा, आप निश्चिंत रहें मैडम, अब से मैं फैंग बिना किसी हिचकिचाहट के मैडम के प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। यून या मुस्कुराए और बोली, कांपते हुए अंकल फैंग, काफी देर हो गई है, अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। अंकल फैंग ने अपने होंठ सिकुड़े और जाने के लिए मुड़ गए। यून या कुछ देर तक सोफे पर बैठी रही, ठंड महसूस करती रही और म्याओ म्याओ को जगाया, जिसने अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए उसे जगाया। चलो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। यूनिया ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर चल पड़ी। नींद में डूबी म्याओ म्याओ आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे चली गई। यूनिया उसे अपने कमरे में ले आए। बाकी कमरों में दूसरों के निशान थे, इसलिए वह और म्याओ म्याओ वहां नहीं सोएंगे। फिलहाल वे रात गुजारने के लिए इसी तरह काम चलाएंगे। कल वे अस्थायी रूप से जियांगझोउ से बाहर जाएंगे और जब तक वे लौटेंगे घर की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका होगा और तब म्याओ म्याओ को अपना कमरा मिल जाएगा। यून म्याओ बिस्तर पर लेटी हुई थी, यूनिया का हाथ पकड़े हुए थी और लगभग तुरंत ही सो गई। एक सरल जीवन, चिंताओं से मुक्त, जो 3 सेकंड से अधिक समय तक न टिके, इस तरह जीना कितना अच्छा जीवन है। यूनिया ने रोशनी में सोते हुए युवक के शांत चेहरे को देखा और कंबल के कोने को ठीक करते हुए मुस्कुराए। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाने का सोचा, उसके हिलते ही म्याओ म्याओ ने अपनी पकड़ और कस ली। अध्याय 610 156 बेतरतीब ढंग से मेल खाने वाली मंदारिन बत्तखें, राजधानी शहर से संपर्क _6। नींद में ही वह उससे कसकर लिपट गई। यूनिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ एक हाथ से अपना गाल सहारा दिया और तब तक इंतजार किया जब तक वह गहरी नींद में नहीं सो गया। फिर उसने धीरे धीरे उसकी उंगलियों को खोला और अपना हाथ छुड़ाया, यह महसूस करते हुए कि उसकी पूरी बांह दुख रही थी। यूनिया ने सबसे पहले स्नान किया, घर के कपड़े पहने, ढीली ढाली लंबी पैंट और लंबी आस्तीन वाली शर्ट और अपने बाल खुले छोड़ दिए, जिससे किसी तरह उसके व्यक्तित्व में कोमलता का स्पर्श जुड़ गया। वह बालकनी में बाहर निकली और आनंद से आंखें सिकोड़कर रात की ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगी। तभी यूनशु को यान सोन का फोन आया, जिसे उसने हंसते हुए स्वर में कहा, हेलो भाई यान, क्या तुम सो रहे हो? यान सोंग ने धीमी आवाज में पूछा। यूनिया ने गौर किया कि जब से उनके बीच अनबन हुई थी, यान सोंग और भी अधिक कोमलता से, सावधानी से बात करने लगी थी, मानो उसे डर हो कि कोई भी लापरवाही भरा शब्द उसे नाराज कर सकता है। यूनिया ने ऊपर तारों को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ा और कहा, मैं तारे गिन रही हूँ। यान सोंग बिस्तर से उठा और अपनी बालकनी में गया, ऊपर फैले विशाल तारों के समूह को देखते हुए मुस्कुराया, क्या संयोग है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। आकाश के उसी हिस्से को देखते हुए, फोन पर मधुर और कोमल आवाज सुनते हुए, उनके हृदय में एक गर्माहट और शांति का भाव भर गया। वैसे भाई यान, क्या आंटी जुआंग आपसे किसी काम से मिलने आई थी? कुछ भी नहीं, काफी देर हो रही है, आपको सो जाना चाहिए। मैं आपको कल दोपहर को लेने आऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि। फोन रखने के बाद यान सोंग अपने हाथों से रेलिंग पर झुक गया, उसकी निगाहें गहरी रात में टिकी हुई थीं, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। राजधानी शहर में तबादले का आदेश आ चुका था और 1 महीने से भी कम समय में जियांगझोउ के मामले सुलझ जाने के बाद उसका पूरा परिवार यान नानमो के साथ राजधानी शहर वापस चला जाएगा। जुआंग शियू जाने के लिए अनिच्छुक थी। इतने वर्षों तक इस जगह पर रहने के बाद उन्होंने कई अच्छे दोस्त बना लिए थे। वर्षों के आरामदेह जीवन के बाद अचानक हलचल भरे लेकिन खतरनाक राजधानी शहर में लौटना उसके लिए आसान नहीं था। इसकी जटिलताओं में उलझने से डरते हुए वह एक सुखमय जीवन की आदी हो गई थी, चाय पीना, फूलों की देखभाल करना और कुछ महिलाओं की प्रशंसा का आनंद लेना। जीवन इससे अधिक सुखद नहीं हो सकता था, लेकिन राजधानी शहर में लौटकर वह कल्पना कर सकती थी कि उसे किस तूफान का सामना करना पड़ेगा। वहां की महिलाएं, उनमें से कोई भी यूनशु से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, यान परिवार के भीतर भी, जिसमें 5 बेटे और कई चाचा, बहनोई, भाभी, चचेरे भाई बहन और उनके जीवनसाथी शामिल हैं, लगातार होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष किसी को भी सिरदर्द देने के लिए काफी थे। जब यान नानमो ने उसे तबादले के बारे में बताया तो जुआंग शियू को निराशा की लहर महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, क्या हम वापस नहीं जा सकते? मैं सचमुच यहाँ से जाना नहीं चाहती।
यान नानमो ने दया भाव से उससे गले लगाया और कहा, मुझे पता है कि तुम वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन ये दादाजी की इच्छा है। यान नानमो खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाया। वह जानता था कि यू को राजधानी शहर से, खासकर परिवार की महिलाओं से नफरत थी, लेकिन ये दादाजी की इच्छा थी और यान परिवार के वंशज के रूप में वह इसे न तो मना कर सकता था और न ही अस्वीकार कर सकता था। यान परिवार को उनकी जरूरत थी और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना उनका निर्विवाद कर्तव्य था। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक बार यह उथल पुथल खत्म हो जाए और चुनाव के नतीजे आ जाएं, तो हम यहां वापस आएंगे, उसने उसे आश्वासन दिया। जुआंग जियुए ने मुंह बनाते हुए कहा, अपना वादा याद रखना। तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए 1 महीना है। 1 महीने बाद हम वापस लौटेंगे। मेरे लिए यह पदोन्नति गौरव के साथ घर लौटने जैसा है। तीसरी युवा महिला यान के रूप में तुम्हें भी चमकना चाहिए, उन्होंने कहा। चमकने की किसे परवाह है? जब तक तुम्हारी चाचियां और चचेरी बहनें मुझे परेशान नहीं करती, मैं शुक्रगुजार रहूंगी, जुआंग जियू ने उन महिलाओं के बारे में सोचकर सिहरते हुए कहा। डरो मत, दादाजी का साथ तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और, तुम्हारे पति से हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे, तो तुम भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उन्होंने उसे आश्वस्त किया। जुआंग शियू ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसके गाल पर चुंबन किया। डार्लिंग, मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। यान नानमो की आंखें और गहरी हो गईं जब उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। 40 की उम्र में कई जोड़े सुस्त और उदासीन महसूस करने लगते हैं, लेकिन उनमें बोरियत का नामोनिशान नहीं था। जवानी के जोश की तुलना में उनके रिश्ते में अब एक गहरी समझ थी, जैसे समय के साथ निखरती हुई उत्तम शराब जो हर रात नए जोश से भर जाती है। उसकी बाहों में झुकी हुई जुआंग जियू हौंफ रही थी, उसकी मुट्ठी उसकी छाती पर टिकी हुई थी। धिक्कार है, तुम मेरी बूढ़ी कमर तोड़ दोगे। यान नानमो धीरे से हंसा और उसकी निगाहें उसे देखते हुए और गहरी हो गईं। जुआंग शियू ने उसे धक्का देते हुए कहा, शांत हो जाओ, चलो गंभीरता से बात करते हैं। सोन की स्थिति के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सोचने की क्या जरूरत है? तीसरे भाई ने तो सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर लिया है ना? दादाजी की इच्छा का पालन करते हुए उन्हें सारी परेशानियों से बचा लिया गया है। सोन दादाजी का सबसे बड़ा पोता है, जिससे उन्हें यान परिवार की सैन्य सेवा में खाली जगह भरने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसके लिए कई लोग तरसते हैं। दूसरे भाई के परिवार से यान झेंग को ही ले लीजिए, वह अपने बेटे को वहां भेजना चाहेंगे। दुर्भाग्य से उस लड़के में वह बात नहीं है, वह उस लायक नहीं है। दरअसल दादाजी ने सोन के लिए बचपन से ही यही सोच रखा था और 1 दशक से भी ज्यादा समय तक इसके लिए रास्ता बनाने के बाद सोन का भविष्य हमारी कल्पना से परे है। आगे की कहानी सन के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।